नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट PYQ सीरीज़ का पार्ट 7 है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। सर क्रिक विवाद है भारत बांग्लादेश के साथ, भारत चीन के साथ, भारत म्यांमार के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आप आंसर पहले देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हमारे आंसर को देखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आप 10 में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ एक शब्द है क्रिक। ये क्रिक क्या होता है? और भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र है, ये कहाँ है? तो इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए अब चलते हैं हम लोग मैप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा। ये जो मैप है ये गुजरात का मैप है और गुजरात को ही जूम करके यहाँ आपको दिखाया गया है। अब क्रीक होता क्या है? तो बेसिकली क्रीक एक दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है, कीचड़ वाला क्षेत्र होता है जिसे हम लोग क्रीक कहते हैं। ठीक, तो फिर ये क्रीक का निर्माण होता कैसे है, ये भी प्रश्न उठता है। तो जब भूगर्भिक हलचल के कारण जो समुद्री जल क्रीक में प्रवेश कर गया था, ठीक है, वो समुद्री जल ये पुनः वापस समुद्र में आ जाता है। ठीक है, अब जब समुद्री जल पुनः समुद्र में वापस आ जाता है तब यहाँ पे इस क्षेत्र में ये जो क्रीक है यानी कि दलदली जो क्षेत्र है, कटा फटा भाग है, उसमें केवल कीचड़ बचता है, दलदल भाग बचता है। इसी को हम लोग क्रीक कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्रीक क्या होता है। दलदली भाग होता है, दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद क्यों है, आखिर रीजन क्या है? तो आपको यहाँ एक मैप में दिखाई दे रहा होगा रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। ठीक है, एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, यही सर क्रीक है और इस क्रीक के आप पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और इसके पूरब में देखेंगे तो ये गुजरात का भुज वाला क्षेत्र है। ठीक, अब इन दोनों के बीच विवाद इसलिए है क्योंकि ये जो सर क्रीक का क्षेत्र है ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो सर क्रीक का क्षेत्र है यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है पेट्रोलियम उत्पादन का, यहाँ पॉसिबिलिटी है साल्ट का, नमक उत्पादन का, यहाँ पॉसिबिलिटी है मत्स्य पालन का यानी फिशरीज का। इसलिए यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत भी चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो ताकि आर्थिक लाभ हमें अधिक हो, और पाकिस्तान भी चाहता है कि इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो ताकि हमें भी आर्थिक लाभ अधिक हो सके। और यही कारण है कि भारत ये जो रेड लाइन है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत ये जो रेड लाइन है यहाँ तक क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान इस ग्रीन लाइन तक क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा यहाँ तक है। ठीक है, अब विवाद का कारण भी यही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्रीक विवाद का कारण क्यों है और ये कहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर भारत देश का उत्तर दक्षिण का विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर। इसे भी हम लोग मैप से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा। तो हम बात करते हैं इंडिया का जो नर्दर्न पॉइंट है, जो उत्तरी भाग है या उत्तरी बिंदु है, वो जम्मू कश्मीर में है जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं।
और जो भारत का दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो केप कैमोरिन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यदि आप बात करें पश्चिमी बिंदु का, तो गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। और यदि आप बात करें पूर्वी बिंदु की, तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है। ठीक, तो यहाँ प्रश्न में पूछा था कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का विस्तार। तो यदि आप उत्तर से दक्षिण मतलब इंदिरा कॉल से लेके केप कैमोरिन तक का डिस्टेंस देखते हैं, तो वो है 3214 किलोमीटर। और यदि आप गुहार मोती से लेकर किबिथु तक देखते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रश्न में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली। अब माजुली के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदी द्वीप है। ठीक है, जिसे 1 सितंबर 2016 में, ठीक है, 1 सितंबर 2016 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इससे पहले जो ब्राज़ील का मराजो नदी द्वीप है, ठीक है, उसे शामिल किया गया था। ठीक है, अब जैसे ही 1 सितंबर 2016 को माजुली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसका दर्ज किया गया, वैसे ही जो असम सरकार है वो 8 सितंबर 2016 को इसे एक नए राज्य के रूप में घोषित कर दिया, नए जिला के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, और जैसे ही यह एक जिला घोषित हुआ, वैसे ये जिला बनते के साथ ही ये भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जो नदी द्वीप का है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नदी द्वीप का पहला जिला भारत में कौन है? तो वो माजुली है। ठीक है, अब इसे हम लोग एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि माजुली द्वीप का लोकेशन कहाँ है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। ठीक है, तो माजुली द्वीप का जो निर्माण हुआ है, उसका मुख्य जो कारण है वो भूकंप और ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाले बाढ़ है। भूकंप और ब्रह्मपुत्र का जो बाढ़ है, उसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो दो भागों में बट गया, और एक उत्तर की तरफ से एक दक्षिण की तरफ से बहने लगा। और जो बीच का भाग है, यह भाग एक आइलैंड के रूप में विकसित हो गया, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान है वो 7वां है। तो फिर उसके पहले पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो पहला जो है वो है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। अब कैसे 9 है, चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। आई होप कि अपना प्यारा भारत आपको विजिबल होगा, है ना। देखिए, पहला जो तटीय रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर आपको यहाँ छोटा सा एक गोवा दिखाई दे रहा होगा, एक उसी के बगल में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है। भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कैसे? तो इसे भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अपना प्यारा भारत फिर से आपको विजिबल होगा, आई होप। ठीक है। यदि आप बात करें कि देशांतरीय दृष्टि से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो अक्षांशीय दृष्टि से होगा, तो हम भारत के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये तो देशांतरीय दृष्टि हो गया। अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो ये वाला भाग उत्तरी कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। ये इधर उत्तर, इधर दक्षिण। यदि आप देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो ये क्या हो जाएगा? पूरब, और ये क्या हो जाएगा इसके इस तरफ? पश्चिमी। अब देखिए, जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो अब आप सोचिए कि ये पूरब में होगा या पश्चिम में होगा। इधर हो गया पश्चिम वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट यानी पूरब। तो जो 82.5 डिग्री है वो कहाँ होगा? तो पूरब में होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी से संबंधित एक और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। तो ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ आपका मध्य प्रदेश हो गया, इसी के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ हो गया, और यहाँ उड़ीसा टच करता है थोड़ा सा, और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर। जो भारत का तट रेखा है उसका कुल लंबाई। ठीक। यदि भारत का मुख्य भूमि का समुद्री सीमा पूछे, मुख्य भूमि का समुद्री सीमा ध्यान रखिएगा, तो वो हो जाएगा 6200 किलोमीटर लगभग। ठीक है। और यदि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई पूछ दे, मतलब कि द्वीपों सहित कुल लंबाई में मुख्य भूमि भी और द्वीप भी आ जाएंगे, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। ध्यान से पढ़कर समझिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक ताप और अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे, इसे हम भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या प्रश्न में क्या बोला है? यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर कौन सी रेखा हो? विषुवत रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्थान पर इक्वेटर हो, तब भारत का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इसे भी हम लोग समझते हैं। आपको यहाँ एक विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, आई होप विजिबल होगा। ठीक है। और इसमें से आपको एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ इक्वेटर, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। मतलब कि ये है कर्क रेखा जो कि भारत से होकर गुजरती है, ये है विषुवत रेखा। ठीक है। और ये है मकर रेखा। इतना तो समझ आ रहा होगा।
ठीक है। अब प्रश्न में पूछा था कि यदि कर्क रेखा के स्थान पर मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्थान पर इक्वेटर हो जाए तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या है कि भारत का स्थिति अब इस लाइन के ऊपर आपको लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यदि भारत का स्थिति विषुवत रेखा पर होगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि आपको पता है कि विश्व में जो तापमान का वितरण है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा तक और 23.5 डिग्री दक्षिण में यानी कि मकर रेखा तक अधिकांश तापमान यहाँ पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य का जो किरण है वो इस क्षेत्र में सालों भर लगभग अच्छा खासा यहाँ सूर्यताप पड़ता है। तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र गर्म अधिक रहता है, ठीक है। तुलनात्मक रूप से अगर आप इस रीजन की बात करें तो या इस रीजन की बात करें तो, ठीक है। तो बात यहाँ आती है कि अगर भारत का लोकेशन इस पे कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि यहाँ टेम्परेचर हाई पड़ता है, अब टेम्परेचर हाई पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो हवा है वो गर्म होगी और गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर क्या करेगी, स्वाभाविक सी बात है ठंडा होगी, फिर बादल का निर्माण करेगी और फिर वो बरसात कराएगी, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये अधिक ताप वाला क्षेत्र है और जहाँ तापमान अधिक पड़ता है वहाँ हवा ऊपर उठकर संघनित होकर फिर वर्षा कराती है। तो इस क्षेत्र में अधिक तापमान भी पड़ता है और अधिक बारिश भी होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रश्न में जो पूछा था कि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो क्या प्रभाव पड़ता। तो यहाँ ताप अधिक पड़ेगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, यहाँ कंडेंसेशन भी होगा और वर्षा भी अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, ठीक है। अब रामेश्वरम का लोकेशन देख लीजिए, आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा आई होप। ये है इंडिया का जो तमिलनाडु का पार्ट है, भाग है वो, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये श्रीलंका का भाग है। अब भारत और श्रीलंका के बीच ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ एक द्वीप, यही द्वीप है रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम के उत्तर में आपको पाक स्ट्रीट मिलेगा, पाक जलडमरू मध्य मिलेगा और इसके दक्षिण में गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, ठीक है। ये रहा पाक स्ट्रेट और रामेश्वरम के दक्षिण में इधर आपका है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच ही एक रामेश्वरम द्वीप है जहाँ पर एक शहर बसा है रामेश्वरम, ठीक है। और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है और पाक स्ट्रेट है ये मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ भारत और श्रीलंका के मछुआरे मत्स्य पालन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ठीक। भोपाल, जबलपुर, भुज या रांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, भोपाल, ठीक है। यदि आप देखेंगे मैप पे तो आपको पता चलेगा कि जो भोपाल है, रांची है और भुज, ये तो आपको एकदम कर्क रेखा के सटा हुआ मिलेगा, ठीक है। लगता है कि कर्क रेखा पर ही, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्क रेखा का जो स्थिति है
वो है 23.5 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश। ठीक, जबकि आप देखेंगे मैप में, ऑब्जर्व करेंगे, तो जो भोपाल का लोकेशन है वो 23.5 डिग्री नहीं है, वो 23 डिग्री 25 मिनट है, मतलब 5 डिग्री इससे पीछे ही है। यदि आप जबलपुर की बात करेंगे तो ये है 23 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, रांची का भी यही हाल है, 23 डिग्री 11 मिनट। यदि आप भुज की बात करें तो ये है 23 डिग्री 15 मिनट। तो आप देख लीजिए कि सबसे नज़दीक कौन है। तो जो 23 डिग्री 25 मिनट है वही तो सबसे नज़दीक होगा 23.5 डिग्री का। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।